हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2। उसका चैप्टर चल रहा है अपना कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में अब तक हमने देखा कास्ट सिस्टम जो इंडिया में प्रीवेल कर रहा है, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये देख रहे थे। और उसके साथ साथ हमने देखा कि पर्सपेक्टिव, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट हैं जो राइटर्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव क्या है। अब तक हमने देखा जीएस घूरे का पर्सपेक्टिव और एमएन श्रीनिवासन का पर्सपेक्टिव। आज हम अपनी वीडियो में कवर कर रहे हैं लुई डूमोज पर्सपेक्टिव कास्ट सिस्टम में। तो ये अपनी बुक है इसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें से कवर कर रहे हैं। ये आप पीडीएफ में ये थोड़ा सा देख लेना, मैंने इसको ना थोड़ा सा कंप्रेस करके नोट्स बनाए हैं, थोड़ा सा उसमें से ही बता रही हूँ चीज़ों को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये ना उसकी बुक का नाम होमो हेरार्कियस कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन 1966। मैंने थोड़ा सा ईयर भी मेंशन करा ताकि हम रिलेट कर पाएँ कि किस टाइम की आइडियोलॉजी चल रही है, किस टाइम की बातें बताई जा रही हैं। तो इसका इसने बोला होमो हेरार्कियस। जैसे अब तक हमने देखा जैसे कास्ट हेरार्की, तो हेरार्की चल रही है किस चीज़ में, कास्ट में। आगे मेंशन भी करेंगे जैसे यहाँ पे हम इन चीज़ों को। पर होमो हेरार्कियस मतलब लुई डुमो ने बोला कि इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम रन कर रहा है उसमें हेरार्की है, और हेरार्की में कैसे एक इंसानों की, होमो होमो मतलब ह्यूमंस, ह्यूमंस की हेरार्की लगी हुई है। ठीक है, तो मोटा मोटा कंसेप्ट ये था। और पूरा का पूरा जो इसका प्रिंसिपल है, जो ये कास्ट सिस्टम के ऊपर इसका पर्सपेक्टिव है, वो मोटी मोटी सिर्फ एक बात के ऊपर है कि पोल्यूशन एंड प्योरिटी डिस्टिंक्शन। एक ही प्रिंसिपल है इंडियन कास्ट सिस्टम का जो कि रन कर रहा है किस पे, पोल्यूशन और प्योरिटी का डिस्टिंक्शन, इसका ये कहना है। तो क्या हुआ सेंट्रल फीचर इसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट जैसे घूरे के कई देखे थे फीचर, उसमें उसने मेन फीचर बताया था कि जो ये मैरिज एंडोगेमी है, ये कास्ट सिस्टम को मेंटेन करे हुए है, इसकी बाउंड्रीज को एज इट इज रखी हुई है। मेनली ये था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फीचर क्या है, कास्ट सिस्टम का जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कंसेप्ट ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसने तीन एलिमेंट बता दिए। मतलब एक प्रिंसिपल है उसको तीन चीजों में तोड़ दिया। बोल रहा है कि इसके एलिमेंट क्या क्या है, कि डिवीजन ऑफ लेबर हो रखा है ऑन द बेसिस ऑफ प्योर एंड इम्प्योर, कि कुछ काम को प्योर बोल दिया, कुछ को बोला इम्प्योर, तो उनको डिवाइड करा अलग अलग कास्ट में, उनकी प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बेस पे। और ऊपर मान लो डिवाइड तो कर दिया, हेरारकी में लेके आएंगे किस बेस पे, कि सुपीरियर किनको मानेंगे, ऑब्वियसली प्योर को। तो प्योर को सुपीरियर मानते हैं किसके ऊपर, इम्प्योर के ऊपर। और तीसरा एलिमेंट क्या बताया कि इन तीन दोनों को ना, प्योर और इम्प्योर को सेपरेट रखना है, तो सेपरेशन ऑफ टू। तो ये मेन तीन एलिमेंट बताए इसने, प्रिंसिपल जो कास्ट सिस्टम रन कर रहा है इसके। ठीक है, अब क्या था, आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ, ये क्या कहता है कि जो भी ये कास्ट हायरार्की चल रही है ना इंडियन सिस्टम में, वो कहाँ कहाँ ऑब्जर्व होती है। यूं नहीं है कि सिर्फ एक वो स्क्रिप्चुअल फॉर्मेशन में दिखती है, कि जो अपने वेद वगैरह हैं, जो भी और रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह है, कि उन्हीं के अंदर ऐसा नहीं है कि कास्ट की एक हायरार्की बना दी कि ब्राह्मण्स टॉप पोजीशन पे होंगे, शूद्रा लोअर पोजीशन पे। ये जो अब के टाइम में भी रेलिवेंस के हिसाब से बता रहा है कि जो अब के टाइम में भी हिंदूज लाइफ है ना, हिंदू की लाइफ मेनली इंडियन सोसाइटी में ये आज भी दिखता है कि कास्ट की एक हायरार्की सी चली हुई है। एक इस चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए कुछ एग्जांपल दिए उसने, जैसे मतलब जो प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं कास्ट हायरार्की में, वो क्या है, एंडोगेमी, क्लीनलीनेस, वेजिटेरियनिज्म। हम देखते हैं ना ये सारी चीजें ऐसी हैं कि वेजिटेरियनिज्म किन के साथ जोड़ते हैं, मैक्सिमम ब्राह्मण्स के साथ, जो जिनको हम रिलीजियसली एक हायर पोजीशन पे रखते हैं, हायर हायरार्की में रखते हैं। तो उनके अंदर ये प्रैक्टिस, नॉन वेज वगैरह की प्रैक्टिस नहीं होती ना। और रिलेटिवली देखिए तो क्लीनलीनेस वो मेंटेन रखते हैं। एंडोगेमी भी होती है कि अपनी जो उनकी मैरिजेस वगैरह होती हैं वो विद इन दैट पर्टिकुलर कास्ट ही होती हैं। तो ये कुछ प्योर प्रैक्टिस, प्योर और सुपीरियर
प्रैक्टिस है। तो इनके बेस पे क्या एक हायरार्की सी बनी हुई है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी बोले तो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप्स क्या है वो कास्ट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से करने के लिए इसने बोला कि जो इसने पर्सपेक्टिव रखा था ना वो आइडियोलॉजिकल था। इसका कहना है कि जो कास्ट एक्चुअल में है क्या, देखिए इसने डिफाइन भी कर रखा है इधर, कास्ट को डिफाइन करा है। कास्ट है क्या, जैसे अलग 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 ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये कोई ग्रुप है सोसाइटी के अंदर, अलग अलग ग्रुप है। तो इन ग्रुप्स के बीच में क्या आपस में इंटरेक्शंस होंगी, वो इंटरेक्शन किस टाइप की होंगी, कुछ इकोनॉमिक, मोस्टली तो मान लो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, कुछ इकोनॉमिक इंटरेक्शंस होती हैं, कुछ इनके बीच में मान लो पॉलिटिकल इंटरेक्शंस भी होंगी, और कैसी होंगी किनशिप इंटरेक्शंस भी होंगी। तो जो पूरा का पूरा इन इंटरेक्शंस का एक सिस्टम सा बन रखा है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप्स को क्या बोल रहे हैं, कास्ट, कास्ट। ठीक है, तो इन अलग अलग कास्ट के बीच में जो भी इनका इंटरेक्शन का एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है रिलेशनशिप का, उस सिस्टम को बोलते हैं कास्ट। और सबसे मेन बात जो लुई डूमो कहता है कि जो भी ये सारा सिस्टम चल रहा है, ये जो रिलेशन चल रही है इकोनॉमिक कल्चरल पॉलिटिकल, मतलब जैसी भी ये इनकी चल रही है रिलेशनशिप, ये पूरा किस किसके बेस पे चल रही है, ये उन वैल्यूज और उन आइडियाज के बेस पे चल रही है जो कि मोस्टली रिलीजियस और कल्चरल नेचर के हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चले इसी के अकॉर्डिंग, तो मान लो प्योर टास्क किसको बोलेंगे, टीचिंग बोल लेते हैं। जैसे प्योर कास्ट कौन सी है, ब्राह्मण, तो उसको मिला है प्योर वर्क, जैसे टीचिंग, प्रीचिंग, या फिर ये टेक्स्ट वगैरह लिखने की, स्पिरिचुअल टेक्स्ट, तो ये सब प्योर है। और ये किन को मिल रखा है, ब्राह्मण्स को। तो ये किस आइडिया पे बेस है कि ये प्योर वर्क है सारे, तो ये कौन करेगा, एक प्योर कास्ट करेगी। तो फिर हो तो क्या रखे हैं, ये अलग अलग डेली लाइफ के कुछ ना कुछ काम हो रखे हैं, पर इनका जो बेसिक आइडिया कहाँ से आया, वो रिलीजन से, कल्चर से, इन चीजों से तो निकल के आ रहा है कि ये पर्टिकुलर काम कौन करेगा, ये ब्राह्मण करेगा, ये पर्टिकुलर काम इम्प्योर है तो इसलिए शूद्र करेंगे, इस तरीके की है ना। आज के टाइम में ये चीजें कम चलती है कि शूद्र ब्राह्मण्स, जैसे वर्ण सिस्टम के अंदर कास्ट को, वर्ण को ये चार अलग अलग वर्ण बना दिए थे ना। आज क्या चलता, अलग अलग कास्ट, बस नाम चेंज हो रखे हैं ना, किसके अकॉर्डिंग, लुई डूमो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम रन कर रहा है कि रन तो कर रहा है पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी इंडियन सोसाइटी ये सिस्टम चल रहा है, पर बेस बेस कहाँ से, एक आइडिया उसी चीज से जनरेट हो रहा है कि कल्चर या फिर रिलीजियस नेचर जो इनके पीछे का बेस है। ठीक है, ये पूरा कास्ट है सिस्टम का। तो फिर अब देखिए इससे क्या कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम पूरी इंडियन सोसाइटी में चल रहा है, वो रन कर रहा है किसके बेस पे, वो रन कर रहा है एक आइडियोलॉजी के बेस पे, कि आइडिया कि क्या ठीक है क्या नहीं, वो कल्चर बना हुआ है। तो वो आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट होगी ना अगर हम कास्ट सिस्टम को समझना चाहते हैं। तो इसलिए इसने अपनी, लुई डूमो ने अपनी अप्रोच कैसी रखी थी, अपनी अप्रोच रखी थी आइडियल, आइडियोलॉजिकल। इसने देखा था कास्ट को, जैसे अलग अलग राइटर अलग फॉर्म में देख रहे थे ना, तो फिर इसने कास्ट को देखा था इन टर्म ऑफ आइडियाज एंड वैल्यू, की जो मैटर करती हैं पूरे कास्ट सिस्टम में, वो आइडियाज और वैल्यू हैं। आइडियाज और वैल्यू ही आगे इन्फ्लुएंस करती हैं अलग अलग जो भी काम हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे रिलेशनशिप, जैसे हायरार्की बनी हुई है उसी उसको इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ना थोड़ा सा ये तो देख लिया कि मतलब कास्ट सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग कास्ट को इसने कैसे डिफाइन करा, अगर कास्ट सिस्टम चल रही है तो उसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब वो अपनी रूट है वो कहाँ से लोकेट कर रहा है, वो अपनी रूट लोकेट कर रहा है वही पोल्यूशन एंड प्योरिटी डिस्टिंक्शन, इसी के बेस पे इंडियन सोसाइटी के अंदर ये कास्ट हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, अब थोड़ा सा ना यूँ देखते हैं कि इसको कंपेयर, बातें तो इसने और भी करी पर इसका कंपैरिजन देखते हैं कुछ और राइटर्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि लुईडुमो और इसको कंपेयर करते हैं या फिर इसको अटैच करते हैं बोगल के साथ। तो बोगल के साथ इसका कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था कि अलग अलग व्यू थे, ये इसको सपोर्ट कर रहा था। ये कह रहा था, जैसे बोगल ने बोला था ना कि जो भी इंडियन सोसाइटी के अंदर वर्क है वो इकोनॉमिक बेस पे, जो भी हायरार्की बनी हुई है वो इकोनॉमिक बेस पे नहीं है, वो कल्चर के अकॉर्डिंग है।
तो इसलिए वो एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है। तो इसने लुई डुमो ने भी वही सेम बात बोली थी, और बोलते इसने बोला कि ना जो भी स्ट्रेटिफिकेशन हो रखा है इंडियन कास्ट सिस्टम, जैसे मान लो पूरी सोसाइटी है तो अलग अलग बांट रखी है ना, मान लो ये कास्ट वन कास्ट टू, ऐसे इंडियन सोसाइटी पूरी है। तो जो स्ट्रेटिफिकेशन हो रखा है वो ना किसी तरीके का एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन नहीं, उसको हम यूं बोल सकते हैं कि इनइक्वालिटी है कुछ स्पेशल टाइप की। ठीक है, इसने कुछ ज्यादा यूं अपोजिट नहीं बोला था, इसके बारे में बोला था कि ठीक है ये हायरार्की सी बन रखी है ना, इनइक्वालिटी नाम दे रहा है इसको, स्पेशल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। वो कल्चरल बेसिस पे है ना कि इकोनॉमिक बेस पे, कि लोअर कास्ट है तो उनको इकोनॉमिकली लोअर पोजीशन पे रखे हैं, ऐसा कोई आइडिया नहीं था। ये बोल रहा था कि हमारे कल्चर में ऐसा हो रखा है, और बेस वही था, प्योरिटी एंड प्योरिटी, पोल्यूशन एंड प्योरिटी डिस्टिंक्शन। तो ये कहता है कुछ एक स्पेशल टाइप ऑफ इनइक्वालिटी हो रखी है इंडियन सिस्टम में। ठीक है, तो ये तो लुई डूमो के साथ था, और बोगल इसके साथ कंपैरिजन सा। एक मेन कंपैरिजन इसका आता है एम एन श्रीनिवासन के साथ, जहाँ पे ये कॉन्ट्रारी व्यूज देते हैं दोनों। लुई डूमो कुछ और कहता है और एम एन श्रीनिवास कुछ और कहता है, तो वो देखते हैं। जैसे कि देख, पहले एम एन श्रीनिवास देखते हैं। एम एन श्रीनिवास ने क्या बोला था कि ना जो भी अपनी हायरार्की बनी हुई है इंडियन सिस्टम के अंदर, इंडियन कास्ट सिस्टम के अंदर, वो दो टाइप की होती है। उसने दो तरीके से देखा था ना, एक ट्रेडिशन को तो देखा ही था कि कास्ट क्या है, एक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है कुछ ना कुछ, कास्ट का ट्रेडिशनल एस्पेक्ट देखा था। इसके साथ साथ उसने देखा कि सेक्युलर चीजें है ना वो भी मैटर करती है। जैसे मान लो पावर कितनी है उस पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के पास, एजुकेटेड पर्सन कितने उस कास्ट के अंदर, या फिर ऑक्यूपेशनल रेट कितनी है, या अलग अलग चीजें भी मैटर करती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी एक पर्टिकुलर रीजन में कास्ट की हायरार्की चेंज हो जाती है। तो दो चीजें अलग अलग बोल दी उसने। उसने बोला कि हायरार्की किस तरीके की, एक तो रिचुअल और दूसरा सेक्युलर हायरार्की। और इसके साथ साथ एक बात ये बोल दी थी उसने, एम एन श्रीनिवास ने, कि जो सेक्युलर हायरार्की अगर किसी इंसान की, किसी कास्ट की अगर बढ़ती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो फिर वो इन्फ्लुएंस करती है उसकी रिचुअल हायरार्की। तो वो रिचुअल हायरार्की में भी रिलेटिवली ऊपर आ जाता है वो कास्ट ग्रुप, ये बोलना था। पर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन किसका आता है, इधर कॉन्ट्राडिक्शन आता है लुई डूमो का। लुई डूमो कहता है कि जो भी ये हेरारकी है ना, हेरारकी इज ऑफ स्टेटस, मतलब स्टेटस की हेरारकी है, वो पावर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। पावर अलग चीज है सोसाइटी में, पावर अलग चीज है और स्टेटस अलग चीज है। जो हेरारकी बनेगी वो बेस किसके बेस पे बनेगी, वो स्टेटस के बेस पे। और स्टेटस कैसा, वो प्योर और पोल्यूशन, इनका अगर डिस्टिंक्शन करते हैं तो जो भी कास्ट सिस्टम में हायरार्की बनती है उसके अकॉर्डिंग ही स्टेटस डिसाइड होता है, ना कि उसके पास पावर कितनी है, एजुकेशन कितनी है। उन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करा है लुई डुमो ने। ठीक है, इसने किसके थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की भी कोशिश करी है, कैसे कि ना जो किंग्स थे मान लो, वो भी किसके सबॉर्डिनेट थे, वो प्रीस्ट, प्रीस्ट बोले तो ब्राह्मण कास्ट। तो ये सबॉर्डिनेट थे अपने चीज को, उसने इस चीज से इलस्ट्रेट करने की कोशिश करी, क्योंकि इसने बोला था ना हायरार्की स्टेटस की होती है, उसका पावर के साथ या फिर सेक्युलर हायरार्की जैसी चीज बोल रहे हैं उसके साथ कोई लिंक नहीं होता है। तो उसको इलस्ट्रेट करने के लिए बोल दिया था कि वैसे तो ब्राह्मण टॉप पोजीशन पे ही होते हैं, तो ये किंग्स हैं जो बेशक किंग है पर ये सबऑर्डिनेट रहते हैं प्रीस्ट के। पर इसको क्रिटिसाइज करते हुए कई सारे सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, आंद्रे बेते और कई सारे बोलेंगे। इन्होंने बोला है कि ना जैसे मान लो सुपियोरिटी ऑफ ब्राह्मण्स तो तुम बोल रहे हो, लुई डुमो बोल रहा है, पर वो क्वेश्चन भी तो होती है कितनी जगहों पे, कितनी पर्टिकुलर फील्ड पे, कितनी कितने सारे रीजंस पे वो क्वेश्चन करी जाती है। हर जगह पे ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण्स टॉप पोजीशन पे होते हैं। कई सारे एग्जाम्पल भी दिए जैसे एम एन श्रीनिवास ने, कि नॉर्थन इंडिया में जैसे कास्ट वो है जाट कम्युनिटी, उनको ब्राह्मण से हायर पोजीशन पे माना जाता है, उनको डोमिनेटिंग कास्ट बोला जाता है उधर। ठीक है, तो और दूसरा बोला था कि मान लो बेशक ये मान ले कि सबॉर्डिनेट थे किंग प्रीस्ट के, पर जो रियल पावर थी वो तो किसके हाथ में थी, किंग के हाथ में थी। तो ये व्यू था उसका। ओके।
और क्या देखते हैं, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ना जो लुई डुमो था, उसने किसको प्रायोरिटी दी है? उसने प्रायोरिटी दी है कल्चर और ट्रेडिशन को, ना कि जो सेक्युलर चीजें हैं इंडियन सोसाइटी में उनको, इस कास्ट हायरार्की को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। और क्या था, ये बोल रहा है कि मतलब कहाँ पे एप्लीकेबल है, किसी पर्टिकुलर रीजन तक ही है कि ये कंसेप्ट को माना जाता है, प्योरिटी और पोल्यूशन के कंसेप्ट को माना जाता है, यूं नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में। अगर इंडियन सोसाइटी में देखें तो ये पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी माना जाता है, किसी हर रीजन में और हर क्लास में। तो इंडियन सोसाइटी में ये एक ऐसा एक यूनिवर्सल फिनोमिना है कास्ट सिस्टम का। ठीक है। एक रेलिवेंस के बारे में पूछते हैं, तो ये कहता है कि जो कास्ट सिस्टम में प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की इंडियन कास्ट सिस्टम में चल रहा है, ये थोड़ा सा ना किससे मॉडर्न मेंटालिटी है ना उससे डिफरेंट है, उससे थोड़ा एलियन सा लगता है। एलियन क्यों बोला है इसने? क्योंकि मान लो कास्ट हायरार्की, एक वर्ड है हायरार्की, कि इंडियन कास्ट सिस्टम में क्या चल रही है? हायरार्की। दूसरी तरफ हम किस चीज की बातें करते हैं? इक्वालिटी की। ठीक है। ये चीजें हैं। और चेंजेस, अगर चेंज के बारे में बोले, क्योंकि देख चेंज के बारे में ना जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो जीएस घूरे हो, एम एन श्रीनिवास का तो मेन फोकस उसी पे था कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी से डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट निकल के आया था। और घूरे, वो जीएस घूरे ने भी बोला था कि टिपिकल फीचर तो उसने दिए थे, उसकी अप्रोच तो कल्चरल बेस पे ही थी, पर उसने वहां पे भी यूं बोला था कि ना बेशक से ये चल रही है टिपिकल कास्ट फीचर है, पर जो मॉडर्नाइजेशन फोर्सेस है ना, उनके साथ साथ जो टिपिकल फीचर है ना, ये रिड्यूस होएंगे, डिमिनिश होएंगे, डाइल्यूट होएंगे। ये चीजें बोली थी। तो लुई डुमो ने भी थोड़ा सा चेंजेस को देखते हुए बोला था कि चेंज जरूर आ रहे हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर, इस कास्ट हायरार्की के अंदर, पर वो चेंजेस कैसे हैं कि चेंज ऐसे हो रहे हैं कि ओवरऑल फ्रेमवर्क है ना वो चेंज नहीं हो रहा है, कि चेंज इन सोसाइटी तो है पर चेंज ऑफ सोसाइटी नहीं है। ठीक है। ये सब पर्सपेक्टिव थे लुई डुमो का कास्ट सिस्टम के अंदर। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी अगर रिलेटिव लग रहा है इस वीडियो में आपकी स्टडीज के दौरान, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मेरी काफ़ी हेल्प होएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।